गेट के बाहर ही सैने की रिकॉर्डेड धुन चल रही थी, जैसे किसी ने खुशी को स्पीकर में बंद कर दिया हो। मैं कार से उतरी तो सबसे पहले मेरी नज़र उस बड़े से बोर्ड पर गई, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था राजमहल बेकेट एंड लोन। वही जगह, वही गेट, वही लाल कालीन, वही चमकती लाइटें। बस फर्क इतना था कि आज मैं मेहमान बनकर नहीं आई थी। आज मैं ऐसे आई थी जैसे किसी पुरानी चोट पर उंगली रखने आई हूँ, पर इस बार उंगली मेरी थी, दर्द उनका होना था। मैं जानबूझकर एक साधारण की साड़ी पहन कर आई थी, बहुत नई नहीं, बहुत पुरानी भी नहीं। ब्लाउज पर एक हल्का सा दाग था, जिसे मैं चाहती तो छुपा कर सकती थी, पर मैंने नहीं छुपाया, क्योंकि मुझे आज सफल दिखना ही नहीं था। मुझे आज वही जिया दिखनी थी जिसे वो लोग सालों से अपने मजाक का कारण बनाते रहे थे। गेट पर खड़े वॉचमैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और उसकी आंखों में वही सवाल था जो इस शहर में हर कोई मेरे लिए रखता है। यहाँ कैसे मैंने उसे टिकट या कार्ड कुछ नहीं दिखाया, बस अंदर की तरफ चल दी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, फिर पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अरे छोड़ो, वन्ना जी की तरफ से आई होगी बेचारी। बेचारी शब्द हवा में ऐसा तैर कर मेरे कान में घुसा जैसे किसी ने मेरे वचन का नाम लेकर बुलाया हो। मैं मुस्कुराई नहीं, मैं रुकी भी नहीं। मैंने बस अपने कदमों को इतना शांत रखा कि कोई मेरी घबराहट को मेरी चाल में ना पड़ सके। हॉल के अंदर कदम रखते ही चमक और शोर ने मुझे घेर लिया। सामने एक बड़ा सा बैंकनोट था, हैप्पी 60 थे बर्थडे वन्ना जी। नीचे फूलों की लड़ी, बीच में केक की मेज और चारों तरफ रिश्तेदारों की भीड़ जो कम बातें करती थी और ज़्यादा तोलती थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे से, कपड़ों से, घड़ियों से, गाड़ियों से, बच्चों की अंग्रेजी से, पति की पोस्टिंग से और घर के इलाके से एक दूसरे की औकात तय कर रहा था। और उस तोलने वाली नज़र में मैं सबसे आसान शिकार थी। मेरी साड़ी देखते ही दो आंटियों की आंखें मिली, जैसे बिना बोले दोनों ने एक ही बात कही हो, अभी वही हालत है। एक चाची ने भी धीमे से कहा, हाय राम, ये लड़की तो सुधरेगी नहीं। किसी ने हंसकर फुसफुसाया, अरे वही है ना जो अकेले रहती है, मसाज वसाज करती है। मसाज का शब्द उनके मुंह से ऐसे निकला जैसे वह कोई गंदी बात कर रहे हो। मैं वही पास से निकली तो एक अंकल ने अपने दोस्तों कोनी मार कर कहा, देखो देखो, यही है हरीश की बेटी। माँ गई तो पूरा घर का नसीब ही खराब हो गया। उनके लिए मेरी माँ का जाना ना मेरी माँ का नुकसान था ना, मेरा बस एक किस्मत का हिसाब था। मैंने खुद को याद दिलाया कि आज मेरा काम रोना नहीं है, आज मेरा काम देखना है, आज मेरा काम सब कुछ सुनाना है और जवाब नहीं देना है। अभी नहीं, क्योंकि जवाब देने का समय बहुत सटीक होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे सुई कपड़े में तभी लगती है जब धागा तैयार होता है, वरना सुई हाथ में चुभती है और कपड़ा भी नहीं मिल सिलता। मैं धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। मेरी उंगलियों में फ़ोन था, स्क्रीन लॉक थी, पर मेरी हथेली में उसका वजन मुझे याद दिला रहा था कि मेरी जेब में सिर्फ फ़ोन नहीं है, मेरे पास सबूत है। और इस कॉल में जो लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, उन्होंने बस यही नहीं पूछा कि मैं कब से उनकी कहानी पढ़ रही हूँ और कब से अपनी कहानी लिख रही हूँ। स्टेज के पास वंदना खड़ी थी, हमारी सिल्क की साड़ी, चमकता हार, कानों में झुमके और चेहरे पर वह मुस्कान जो फोटो में हमेशा अच्छी लगती है। उनके आसपास कुछ महिला थी जो वन्ना जी कहकर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह मुखिया नहीं रिश्तेदार हो। मुझे देखते ही वन्ना की आंखों ने एक सेकंड के लिए अपना रंग बदला, फिर वही मीठा चेहरा वापस आ गया। वो मेरी तरफ बढ़ी, दोनों हाथों फैलाए, जैसे मुझे गले लगाकर साबित करना चाहती हूँ कि वह कितनी महान है। अरे जिया बेटा, आ गई तुम। उनकी आवाज़ में मिठास थी, और उस मिठास के नीचे एक पतली सी धार थी जो सिर्फ मैं पहचान सकती थी। आओ आओ, सब तुम्हें देख रहे थे, कैसे हो। मैं जानती थी या कैसे हो का मतलब अब भी वह टूटे हुए होता है। मैंने सिर झुका कर कहा, ठीक हूँ, बस इतना, ना ज़्यादा ना कम। मुन्ना ने मेरा हाथ पकड़ा और भीड़ की तरफ घुमा कर कहा, देखो देखो, हमारी प्रिया आ गई, कितनी प्यारी लग रही है। फिर उसने मेरी साड़ी की तरफ देखकर अपनी बहन डोली मौसी को ऐसे कहा जैसे मजाक कर रही हो, हमारे जिया को सादगी बहुत पसंद है ना। डोली मौसी हंसी, हाँ, सादगी या मजबूरी, और दोनों हंसती। आसपास के लोगों में हंसे, क्योंकि यह हंसी भी साथ निभाने का तरीका होती है। मैं हंसी नहीं, मैं बस उनकी आंखों में देखती रही। उन्हें लगा होगा कि मैं शर्म से चुप हूँ। सच यह था
कि मैं गिन रही थी। हर तज, हर कटाक्ष, हर बेचारी मैं अपने अंदर जमा कर रही थी। जैसे कोई आदमी रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक दिन घर खरीद ले। फर्क बस इतना था कि मैं पैसे नहीं पल बचा रही थी। कृणाल भी वहाँ था, वन्ना का बेटा, मेरी उम्र का नहीं, मुझसे थोड़ा छोटा, पर खुद को हमेशा मुझसे बड़ा दिखाने वाला। उसके कपड़े हमेशा ब्रांडेड होते, उसकी घड़ी हमेशा चमकती और उसकी बातों में हमेशा एक घमंड होता, जैसे उसने दुनिया जीती हो। वो मेरे पास आया, दांत दिखाकर मुस्कुराया। वो जिया दीदी आई हुई हो? कमाल है, आज तो बहुत सिंपल। उसने सिंपल शब्द को ऐसे खींचा जैसे वो मेरे चेहरे पर लकीर खींच रहा हो। उसके साथ दो दोस्त थे जिनके चेहरे पर वही सस्ती हंसी थी जो गुस्सा को नीचा कर दिखाकर बनती है। कुणाल ने कहा, दीदी अभी भी वही काम, मसाज वसाज? उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, भाई मसाज में भी अच्छा है वैसा है, बस क्लाइंट सही होने चाहिए। तीनों से मैं जानती थी कि वह मेरा पैसा नहीं, मेरी इज्जत मजाक बना रहे हैं। मैं धीमे से कहा, काम तो काम है कुणाल, बस कोई तर्क नहीं, कोई सफाई नहीं, क्योंकि सफाई देने का मतलब होता है सामने वाला सही है, और आज मैं उन्हें सही नहीं बनाना चाहती थी। मेरे पिता हरीश दूर एक कोने में बैठे थे। उनका कुर्ता साफ था, पर चेहरा थका हुआ। वह अपने फ़ोन पर कुछ देख रहे थे, शायद शेर, शायद व्हाट्सएप, शायद कोई पुराना बहाना। उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, या देखा भी तो ऐसा जैसे किसी दीवार को देख रहे हो। मेरे पिता ने माँ के जाने के बाद मुझे कभी सीधे नहीं देखा था। वो मुझे देखते थे, पर मेरे पार देखते थे, जैसे मेरे अंदर कुछ ही है नहीं। ये उनकी सबसे पुरानी आदत थी, और शायद यही मेरी सबसे पुरानी चोट। मैं चाहती तो अभी वही जाकर उनसे पूछ सकती, आप इतने सालों तक चुप क्यों रहे? पर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आज मेरा सवाल मेरा नहीं था, आज मेरा सवाल सबका था। वो सवाल जब सबके सामने उठता है तो जवाब सिर्फ एक आदमी नहीं देता, पूरा सच देता है। मुझे याद आया, पहली बार मैं इस हॉल में आई थी, तब मैं 15 की थी। उस दिन मेरे स्कूल का फंक्शन था। माँ हॉस्पिटल में थी। मैं पिता से बोली थी, पापा माँ को देखने चलो। उन्होंने कहा था, कल चलेंगे, आज मीटिंग है। फिर कल आया ही नहीं। माँ का नंबर बंद हो गया और हमारे घर में एक अलग तरह की चुप्पी बस गई। माँ की मौत के बाद घर में रोना भी बहुत देर नहीं चला, जैसे किसी ने शौक को भी बजट में बांध दिया हो। 4 महीने बाद वंदना आई। वो घर में कदम रखकर बोली, अब मैं सब संभालूंगी। और सच, उन्होंने सब संभाल लिया। मेरा कमरा, मेरी किताबें, मेरी आवाज़, मेरी आज़ादी। पिता ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, जिया घर में अब नियम होंगे, समझदारी से रहना। समझदारी का मतलब था चुप रहना, और नियमों का मतलब था वंदना की इच्छा। धीरे धीरे मैं घर की बेटी से घर का काम बन गई। सुबह उठकर पानी भरना, पूजा की तैयारी, कृणाल की टिफिन, वंदना की साड़ी, प्रेस रिश्तेदारों के आने पर चाय, और रात को सब के सो जाने के बाद अपने कमरे में बैठकर खुद से लड़ना। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस अकेली हूँ। मैंने कॉलेज जाना चाहा तो क्या गया, कहा गया, पहले कृणाल को सेट होने दो, फिर तुम्हारा भी देखेंगे। मैंने नौकरी करनी चाहे तो कहा गया, लड़की की नौकरी से घर में बातें बनती है। मैंने अपना कमरा मांगा तो कहा गया, तुम्हें कमरा क्यों चाहिए, तुम्हें तो शादी करनी है। और जब शादी की बात आई तो कहा गया, पहले देखेंगे, अभी तो तुम थोड़ी इमोशनल हो। इमोशनल शब्द उनके लिए एक हथियार था, जिससे वह मुझे कमज़ोर साबित करते थे। अगर मैं रोती तो मैं कमज़ोर, अगर मैं चुप रहती तो मैं जिद्दी, अगर मैं जवाब देती तो मैं बदतमीजी। मेरे लिए सही होने का कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा ही नहीं। शायद इसलिए मैंने सही होने की कोशिश छोड़ दी और चुपचाप अपने रास्ते की तैयारी शुरू कर दी। लोगों को लगता है कि मैं एक छोटे से क्लिनिक में मसाज थेरेपी करती हूँ, और बस हाँ, मैं करती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में दर्द समझने की कला है, और यही कला मेरे पेट को भी भरती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसी क्लिनिक के पीछे के कमरे में, मेरे लैपटॉप में, मेरी फाइलों में मेरी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है। वही हिस्सा जो मैं किसी को दिखाती नहीं। मैंने सालों तक अपनी कमाई का हर छोटा हिस्सा जोड़कर अपनी ज़िंदगी की नींव बनाई। मैंने पैसे जमा किए, मैंने सीख लिया कि कौन सा कागज़ किस दिन काम आता है। मैंने प्रॉपर्टी की भाषा समझी, मैंने रजिस्ट्रेशन की लाइनें झेली, मैंने बैंकों को चक्कर काटे, मैंने हर अपमान को अपनी ऊर्जा में बदला, और जब मौका आया मैंने वही किया जो किसी ने नहीं सोचा था। मैंने उस जगह पर हाथ रखा जिसे लोग अपनी जागीर समझते थे। राजमहल बेकेट एक कंपनी के नाम पर था,
और उस कंपनी की असली मालिक मैं थी। बस यह सच अभी तक रोशनी में नहीं आया, क्योंकि मैं चाहती थी कि रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़े, एकदम तेज, एकदम अचानक। हॉल में धीरे से आगे बढ़ी। खाने की खुशबू हवा में थी। पनीर, कबाब, दाल मखनी, बिरयानी, मिठाइयाँ, सब कुछ जैसे किसी बड़े दिल का प्रदर्शन हो। पर मैं जानती थी यह प्रदर्शन भी पैसे से होता है, और आज जिस पैसे से यह प्रदर्शन हो रहा था उसमें मेरा नाम का इस्तेमाल भी था। मेरी नज़र एक टेबल पर गई जहाँ मेंटेस फंड का एक डिब्बा रखा था। उस पर लिखा था, राजमहल हॉल आपकी सुविधा के लिए ₹1 योगदान दे। योगदान जैसे यह कोई मंदिर का दान हो। मैं जानती थी कि वंदना पिछले 3 साल से इसी तरह फंड के नाम पर हर रिश्तेदार से पैसे ले रही थी। कभी इंश्योरेंस, कभी स्टाफ बोनस, कभी मरम्मत, सब उनके खाते में जाते थे। और हॉल की कंपनी के खाते में कुछ भी नहीं। मेरे पास स्टेटमेंट थे, मेरे पास ट्रांजैक्शन की कॉपी थी, मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट थे जो किसी दिन अदालत में सिक्क बन सकते थे। मैं रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंची। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी जो मेहमान की लिस्ट में नाम ढूंढ रही थी। उनके पीछे एक फाइलों का ढेर था, शायद पार्टी का हिसाब, शायद हॉल की रसीदें। मुझे मौका चाहिए था, बस एक छोटा सा। तभी भीड़ का एक झोंका आया। किसी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और एक फाइल मेज के किनारे से फिसल कर थोड़ी खुल गई। मैंने झट से अपनी उंगलियों से उसे संभाला, जैसे मैं मदद कर रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें उस खुले पन्ने पर पड़ गई। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, फाइनल नोटिस। नीचे शब्दों में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेडिंग। मेरे दिल ने एक पल को जोर से धड़काना छोड़ा, फिर को गुना तेज धड़कने लगा, क्योंकि यही वही चीज़ थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उन्हें लगता था कि वह सब संभाल रहे हैं। सच यह था कि उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी, और जब पकड़ ढीली होती है तो सच फिसल कर बाहर आ जाते हैं। मैंने फाइल वापस उसी तरह रख दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर मेरे भीतर एक नई ठंडी सी शांति फैल रही थी। मैं जानती थी कि अब कहानी खुद मेरे पक्ष में चलने लगी है। अब मुझे बस अपना समय ठीक चुनना था। अगर मैं जल्दी बोल देती तो वह इसे एक ड्रामा बना देते। अगर मैं देर कर देती तो वह सबूत छुपा सकते थे। मुझे वह पल चाहिए था जब उनके पास भागने का रास्ता ना हो। और ऐसे पल आमतौर पर भीड़ में आते हैं, मंच पर आते हैं, माइक के सामने आते हैं। मंच पर अब केक काटने की तैयारी हो रही थी। लोग कैमरे निकाल रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। किसी ने पटाखे वाले स्पार्कर जला दिया। रोशनी में वंदना का चेहरा और चमकने लगा। उन्होंने हाथ हिलाकर सबको चुप कराया। सब लोग ध्यान दे। उनकी आवाज़ में आदेश भी था और मिठास भी। आज मेरा 60वां जन्मदिन है और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोग तालियां हम बजाने लगे। वंदना ने नज़र घुमाई जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। उनकी नज़र मेरे ऊपर आकर रुकी। मैंने महसूस किया वह आज मुझे किसी खेल में इस्तेमाल करने वाली है। वह हमेशा ऐसा करती थी, मेरे नाम पर अपनी महानता दिखाती थी। देखो मैंने जिया को कितना संभाला, देखो मैंने इसे कितनी सहनशीलता से पाला। उनके लिए मैं एक ट्रॉफी नहीं, एक प्रोजेक्ट थी जिसे वह हर किसी के सामने दिखाकर वाहवाही लेती थी। वंदना ने माइक के पास खड़े होकर एक लंबी सांस ली, जैसे अब वह भावुक कहानी सुनने वाली हो। उनके पीछे डोली मौसी खड़ी थी, जिनकी आंखों में हमेशा एक बनावटी चिंता रहती थी। कुणाल सामने वाली पंक्ति में बैठा था, अपनी कुर्सी पर फैला हुआ, जैसे यह पार्टी नहीं उसका स्टेज हो। मेरे पिता हरीश ने एक बार फिर फ़ोन देखा और मैं भीड़ के बीच बिल्कुल शांत खड़ी थी। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था और मेरे दिमाग में एक एक लाइन तैयार थी, लेकिन मैं अभी भी चुप थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले वह बोले, पहले वो अपनी रसीदें खुद खींचे, फिर मैं बस गार्ड दिखाऊं। वंदना ने कहा, मैं आज एक बहुत खास बात कहना चाहती हूँ। लोग वो चुप हो गए। आज सब जानते हैं मेरे जीवन में चुनौतियाँ कम नहीं रही। उन्होंने नाटकीय तरीके से आंखें नम की। जब मैं इस घर में आई थी तो एक बच्ची थी जो अपनी माँ को खो चुकी थी। उनकी आवाज़ में अचानक करुणा आ गई। मैंने उसने अपने बच्चे की तरह उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जैसे भीड़ खुद पूरा कर दे। भीड़ ने सिर हिलाया। कुछ आंटियों ने हाय बेचारी कहा, पर इस बार बेचारी उनके लिए मैं नहीं, वंदना थी। मैंने अंदर ही अंदर हंसी दबा ली। दुनिया कितनी आसानी से भूमिका बदल देती है, बस कहानी सुनाने वाला अगर सही हो। वंदना ने फिर मेरी तरफ देखकर कहा, जिया थोड़ी संवेदनशील है,
संवेदनशील शब्द उन्होंने ऐसे कहा जैसे वह कोई निदान दे रही हो। कभी कभी उसे फैसले लेने में दिक्कत होती है, समझ का एडजस्ट करने में। कुछ लोगों ने मेरी तरफ देखे, ऐसे देखा जैसे मैं टूटे हुए खिलौने की तरह हूँ। मेरी मुट्ठी थोड़ी कस गई, पर मैंने उसे ढीला कर दिया। मैं यह सब पहले भी सुन चुकी थी। फर्क बस इतना था कि पहले मैं अकेली सुनती थी, अब मैं भीड़ के साथ सुन रही थी, और मेरे पास जवाब के साथ प्रमाण भी था। वंदना ने माइक को थोड़ा नीचे किया, आवाज़ को और नरम किया। हम सब चाहते हैं कि जिया सुरक्षित रहे। शब्द सुरक्षित उनके मुंह से ऐसा निकला जैसे वह मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रही हो। इसलिए हमने कुछ व्यवस्था की है। डोली मौसी ने हाँ में सिर हिलाया। कुणाल की कुर्सी आगे सरक गई। मेरे पिता ने आखिरकार फ़ोन नीचे रखा। हॉल के अंदर हवा जैसे एकदम स्थिर हो गई। मैं जानती थी यही वह पल है जब वह मुझे सबके सामने अक्षमक्ष साबित करके मेरे नाम पर फैसले लेने का अधिकार छीनने वाले हैं। वो मुझे कागजों पर कमज़ोर बनाकर मेरी ज़िंदगी पर मोहर लगाने वाले हैं। और यही वह पल है जहाँ से मेरी कहानी उनके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आने वाली है। वंदना ने माइक उठाकर आखिर बार मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। जिया बेटा, इधर आओ। उनके स्वर में ऐसा प्यार था जो सिर्फ मंच पर दिखता है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ ने मेरे लिए रास्ता बनाया, ठीक वैसे जैसे लोग किसी दुर्घटना को देखने के लिए रास्ता बनाते हैं। मैं मंच के पास पहुंची, ऊपर नहीं चढ़ी। मैंने नीचे से ही वंदना की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन होगी कि आज मैं फिर चुप रह जाऊंगी। और सच में चुप थी, लेकिन इस बार चुप्पी डर नहीं थी। इस बार चुप्पी एक दरवाजा थी जो बस खुलने वाला था। वंदना ने माइक में कहा, आज मैं जिया के बारे में एक एक बात सबको बताना चाहती हूँ। और उन्होंने अपनी उंगलियों से इशारा किया जैसे किसी ने पीछे से कुछ लाने को कहा हो। मैंने देखा, कुणाल उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक फोल्डर था। उसकी चाल में जल्दी थी, आंखों में चमक थी, जैसे उसे लग रहा हो आज वह जीतने वाला है। डोली मासी ने भी अपनी बस की चेन सीधी की, जैसे वह भी तैयार हो। मेरे पिता ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना गला साफ किया, जैसे वह भी एक लाइन बोलने वाले हो। और मैं पूरी भीड़ के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मेरे अंदर बस एक एक वाक्य गूंज रहा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरा अब उनके अब से बड़ा होना चाहिए। कुणाल फोल्डर लेकर मंच की तरफ बढ़ा, और ठीक उसी पल मैंने रिसेप्शन डेस्क की तरह एक नज़र फिर से टोली। वहाँ रखी फाइनल नोटिस वापस फाइल मुझे दूर से भी दिख रही थी। मेरे दिमाग में एक तस्वीर साफ बनी। आज रात यहाँ सिर्फ केक नहीं कटेगा वाला, आज रात यहाँ नकाब कटने वाले हैं। आज रात यहाँ सबसे बड़ा मजाक किसी बेचारी पर नहीं, उन लोगों पर होने वाला है जो खुद को सबसे चालाक समझते हैं। मुन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, जिया की भलाई है, भलाई के लिए। और वाक्य पूरा होने से पहले ही मेरे अंदर एक ठंडी सी हिम्मत उठी। मैंने सांस ली, बहुत धीरे, बहुत गहरी, जैसे मैं अपने भीतर की सारी पुरानी जिया को एक साथ समेट रही हूँ और नई जिया को बाहर आने के लिए जगह दे रही हूँ। कुणाल का फोल्डर मंच के करीब था। भीड़ की आंखों मेरी तरफ थी और माइक का शोर कमरे में गूंज रहा था। वंदना बोल रही थी, क्योंकि और मैं जानती थी अगला शब्द उनकी तरह से मेरा फैसला लिखने वाला है। लेकिन उस शब्द से पहले मैं अपनी कहानी का पहला मोड़ तैयार कर चुकी थी। कुणाल मंच के पास आकर रुक गया। फोल्डर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रहा था जैसे कोई प्रमाण पत्र हो, पर उसकी उंगलियां की जकड़न बता रही थी कि यह प्रमाण पत्र नहीं, हथकड़ी है जिसे वो मेरे हाथों में पहनना चाहता है। वंदना ने माइक में हल्का सा हंसकर कहा, हम सब जानते हैं जिया बहुत भोली है, कभी कभी ज़्यादा ही भरोसा कर लेती है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके लिए चीज़ें आसान हो जाए। आसान शब्दों अब उन्होंने ऐसे कहा जैसे मुझे सांस लेने के लिए भी किसी की अनुमति चाहिए। भीड़ से कुछ लोगों ने सिर हिलाया, जैसे वे इस बातें को पहले में मान कर आए हो। डोली मौसी ने अपने चेहरे पर दुख का इतना बड़ा मुखौटा लहराया कि अगर थोड़ी हवा भी चलती तो शायद वह गिर जाता। बेटा, उन्होंने मुझे ऐसे पुकारा जैसे मैं सच में उनकी बेटी हूँ। तुम्हें याद है ना, पिछले साल तुम्हें कितनी परेशानी हुई थी। तुम अकेले नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए हम सब मिलकर, उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया ताकि लोग खुद छोड़ दे कि मैं कमज़ोर हूँ। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें झुका दी, बिल्कुल वही मुद्रा जो उन्हें पसंद थी,
क्योंकि वो मेरे चेहरे पर हार देखना चाहते थे और हार दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है आंखें नीचे कर लेना। पर मेरी आंखें नीचे थी तो भी मेरा दिमाग ऊपर जा था। मुझे पता था ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से उनके हर कदम का नक्शा बट रही थी, उनके हर कॉल रिकॉर्ड नहीं पर उनके हर इरादे का अंदाजा। जब अचानक मेरे पिता ने मुझे पिछले हफ्ते घर बुलाकर कहा था कुछ कागजों पर साइन करना है, तभी समझ आ गया था कि वह समझदारी के नाम पर मेरी आज़ादी को कागज में बंद करना चाहते हैं। कुणाल ने फोल्डर खोला और पहला पन्ना हवा में हल्का सा लहराया ताकि सब देख सके। ये देखिए, उसने मंच की तरफ मुड़कर कहा कि एक लीगल अरेंजमेंट है ताकि जिया की प्रॉपर्टी, उसके पैसे, सब कुछ सुरक्षित रहे। उसने प्रॉपर्टी शब्द पर जोर दिया जैसे वही असली बात हो। भीड़ में एक अंकल ने कान में फुसफुसाया, अरे इसके पास प्रॉपर्टी भी है। दूसरे ने कहा होगी माँ के नाम कुछ रहा होगा। तीसरा बोला इसलिए तो यह लोग कर रहे हैं। वन्ना ने तुरंत बात संभाली, अरे नहीं नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात नहीं है, यह तो बस जिया की देखभाल के लिए है। पर उनका चेहरा खुद अपने शब्दों को झूठा साबित कर रहा था। मैं उन्हें जानती थी, जब भी वह देखभाल बोलती थी उसके पीछे कब्जा छुपा होता था। कुणाल ने मेरे सामने फोल्डर बढ़ाया, दीदी बस यहाँ साइन कर दो, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, हम आपकी लाइफ सेट कर देंगे। उसकी आवाज़ में ऐसा कॉन्फिडेंस था जैसे मेरी ज़िंदगी उसकी दुकान हो और वह उस पर नया बोर्ड लगाने जा रहा हो। उसने पेन भी निकाला, मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया। मेरे आसपास कुछ आंटियाँ आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पास ताकि अगर मैं कोई भाव दिखाऊं तो वे उसे अपने अपने गसिप ग्रुप में जो ले जा सके। बेचारी किसी ने फिर कहा, कितनी परेशान रहती होगी अकेली। एक ने कहा, देखो कितने अच्छे लोग हैं, इसके लिए कर रहे हैं। मेरे पिता ने पहली बार माइक की तरफ झुक कर कहा, जिया हंगामा मत करो, घर की बात है, साइन कर दो। उनके आज में प्यार नहीं था, बस थकान थी, जैसे मैं उनकी ज़िंदगी का एक पुराना बिल हूँ जिसे वो बंद करना चाहते हैं। मेरी छाती में एक पुरानी चीज़ हिली, जैसे कहीं अंदर कुछ चटका हो, पर मैं रोई नहीं। रोना मेरा पुराना तरीका था, अब मेरा तरीका बदल चुका था। मैंने पेन पकड़ लिया। कुणाल की आंखों में चमक बढ़ गई। वंदना ने मुस्कान दबा दी। डोली मौसी ने राहत की सांस ली। भीड़ में कुछ लोग पहले के से सोचने लगे कि अब कहानी खत्म होगी, जिया फिर हार जाएगी और वे मिठाई लेकर घर जाएंगे। मैंने पेन को हवा में घुमाया जैसे साइन करने जा रही हूँ। फिर मैं बहुत धीरे से पूछा, मैं क्या साइन कर रही हूँ। मेरी आवाज़ इतनी शांत थी कि कुछ लोगों ने सुना ही नहीं, पर माइक के पास होने की वजह से सामने वाली पंक्तियों ने सुन लिया। कुणाल ने हल्का सा झुंझलुकार कहा, यह सब लीगल लैंग्वेज है दीदी, आपको समझने की ज़रूरत नहीं, बस साइन कर दो। उसने समझने की ज़रूरत नहीं इसे कहा जैसे मैं बच्ची हूँ। मैंने फिर पूछा, अगर समझने की ज़रूरत नहीं तो फिर मेरे नाम पर कागज़ क्यों। वंदना ने बीच में काटा, बेटा तुम बातें को गलत मत समझो, तुम थोड़ी इमोशनल हो जाती हो। उनने फिर वही हथियार निकाला, इमोशनल। मैंने मुस्कुरा कर सिर हिलाया जैसे उनकी बात मान ना ली। फिर मैं झुकी और पेन को फोल्डर के पन्ने पर रखा। कुणाल ने सांस रोक ली। वंदना ने अपनी साड़ी को पल्लू ठीक किया जैसे कैमरे में यह पल कैद होने वाला है। डोली मासी ने आंखें बंद की जैसे भगवान का नाम ले रही हो, और मेरे पिता ने बिना देखे पानी का घूंट लिया। मैं एक सेकंड रुकी, फिर मैंने पेन को उठा लिया। साइन नहीं किया, बस पेन से कागज़ के ऊपर एक छोटा सा निशान बनाया, बिल्कुल किनारे पर, जैसे कोई स्क्रबल। और फिर मैंने पेन वापस कुणाल की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं अभी साइन नहीं करूँगी। पूरे हॉल में एक हल्की सी सिसकारी दौड़ गई, जैसे किसी ने टीवी पर चैनल बदल दिया हो। कुणाल का चेहरा लाल हुआ, क्या मतलब, अभी नहीं करूँगी दीदी, ड्रामा मत करो। डोली मौसी ने तुरंत आवाज़ लगाई, देखा यही तो समस्या है, यही सही फैसला नहीं ले पाती। वरना माइक में बोला, बेटा प्लीज़ सबके सामने हमें शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा, जैसे मेरी इज्जत कभी मायने रखती ही नहीं, बस उसका स्टेटस। मैंने पहली बार थोड़ा ऊंचा बोलने का फैसला किया, लेकिन चिल्लाकर नहीं, बस स्पष्ट। शर्मिंदगी तब होती है जब सच छुपाया जाता है। मेरी बात सुनकर कुछ लोग चौंके। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा। कुणाल ने आंखें सिकोड़ ली। वंदना ने माइक थोड़ा पीछे किया जैसे उसकी आवाज़ अब उतनी मीठी नहीं रह सकती। वंदना ने जल्दी से हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, अरे यह तो जिया की तबीयत कभी कभी
उन्होंने फिर वही इशारा किया, जैसे मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं। इस बार भीड़ में कुछ लोग सच में गंभीर हो गए। एक अंकल ने अपनी पत्नी से कहा, यह तो गड़बड़ है। एक आंटी ने कहा, इसलिए तो इनको करना पड़ रहा है। समाज को किसी कहानी पर यकीन करने के लिए बहुत कम चाहिए होता है। बस एक लड़की की चुप्पी और एक परिवार का झूठ। मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की। बस एक सेकंड फिर ऑफ। इतना ही काफ़ी था कि मेरे अंदर की हिम्मत वापस आ जाए। मेरी जेब में वो ऑडिट रिपोर्ट थी, उसे स्कैन, स्टेटमेंट, ट्रांसफर, सब कुछ। पर मैं अभी सब कुछ नहीं दिखाना चाहती थी। अब भी नहीं। मुझे उन्हें अपने जाल में थोड़ा और फंसाना था। कुणाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम साइन नहीं कर रही हो तो हम भी मजबूर है। उसने वंदना की तरफ देखा। वंदना ने एक नज़र डाली, मौसी पर डाली। डोली मौसी ने अपनी पर्स से एक और लिफाफा निकाला। उन्होंने उससे ऐसे उठाया जैसे यह कोई दवा की पर्ची हो। ये देखो, डोली मौसी ने उसी आवाज़ में कहा, हमारे पास डॉक्टरी सलाह भी है। जिया को स्ट्रेस में निर्णय नहीं लेने चाहिए, इसलिए गार्डियनशिप। उन्होंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया ताकि बात कानूनी लगे। कुछ लोग वाह वाह करने लगे। अरे डॉक्टरी सलाह है तो सही होगा। मैंने लिफाफे की तरफ देखा। मेरे दिल ने फिर जोर से धड़कन ली, क्योंकि वही एक खेल था जिससे वे मेरे ऊपर खेलना चाहते थे। मेरे नाम पर कंडीशन लिखकर मेरे फैसलों को रोक देना, यह वही तरीका था जिससे उन्होंने मुझे सालों से रोक कर रखा था। मुझे खुद पर शक करवा कर, और अब मुझे अपने ऊपर शक नहीं था। अब मुझे उनके ऊपर यकीन था कि वे गिर के। मैंने बहुत शांत स्वर में पूछा, ये डॉक्टर कौन है? डोली मौसी ने झट से नाम की लिया। डॉक्टर वो शहर के बड़े डॉक्टर है। नाम लेने में उनकी जीभ फिसल, क्योंकि सच यही था कि यह डॉक्टर उनका दोस्त था या उनका कोई जान पहचान वाला। और अगर असली डॉक्टर भी होता हो तो भी वह मेरी जिंदगी नहीं जीता। टूना ने आवाज़ तेज की ताकि लोग मेरे सवालों को इट समझे। बस बहुत हो गया दीदी, आप हमेशा हर चीज़ में सवाल करती है, इसलिए तो परेशानी होती है। फिर उसने एक लाइन कही जो उसने हमेशा कही थी, पर आज सबके सामने सच बताऊँ, आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा कि आप बस गायब हो जाए। एक सेकंड, बस एक सेकंड। पूरा हॉल जैसे सांस फूल गया। किसी ने प्लेट नीचे रख दी, किसी ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। कुछ औरतों के चेहरे पर वो आया। मेरे पिता का चेहरा खत्म हो गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वंदना ने तुरंत बोला, कुणाल, जैसे वह उसे रोक रही हो, और उनकी आंखों में रोकने का दुख नहीं था, बस यह लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए थी का डर था। डोली मौसी ने जल्दी से हंसने की कोशिश की। अरे नहीं, वह तो मजाक कर रहा था। मजाक? जब किसी की आत्मा फाटी जाती है तभी समाज उसे मजाक कह देता है, ताकि उसे सच मानने की जरूरत ना पड़े। मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं चिल्लाई नहीं, मैंने रोया नहीं, मैंने बस उसे देखा एकदम सीधे। और पहली बार मेरी आंखों में डर नहीं था, मेरी आंखों में वह शांति थी जो तूफान से पहले आती है। मैंने बहुत धीमे से कहा, तुमने यह बात पहले भी कही है रुणाल। मेरी आवाज़ में कोई आरोप नहीं था, बस सत्य था। आज तुमने सबके सामने कहा। अच्छा है। कुणाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो क्या कर लोगी? उसकी आवाज़ में चुनौती थी। वन्ना ने माइक पकड़कर बोला, बस बस यही पार्टी है। जिया प्लीज। उन्होंने फिर मेरे नाम पर नियंत्रण दिखाने की कोशिश की। मैंने पहली बार स्टेज की तरफ एक कदम बढ़ाया, पर अभी भी मंच पर नहीं चढ़ी। मैंने माइक की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने बस कहा, अगर यही पार्टी है तो फिर सच भी पार्टी में ही बोलेगा। मेरे शब्द जैसे हवा में ठहर गए। कुछ लोग उलझ गए, कुछ उत्साहित, क्योंकि लोग सच से नहीं ड्रामे से प्यार करते हैं, और आज उन्हें ड्रामा मिलने वाला था, पर उनके पसंद का नहीं। उसी पल हॉल के मेन गेट की तरफ से हलचल हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं किया, फिर दो लोग अंदर आए। एक हॉल का मैनेजर था जिसे मैं पहचानती थी, और उसके साथ एक आदमी था, हाथ में फाइल, चेहरे पर शक थी। उसके पीछे दो सिक्योरिटी वाले भी थे। मैनेजर ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र वन्ना पर आ गई। वह सीधा स्टेज की तरफ बढ़ा। वन्ना का चेहरा एक पल के लिए फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने उनके चेहरे से रंग निकाल लिया हो। उन्होंने माइक पर बोलना बंद कर दिया। कुणाल का फोल्डर उसके हाथ में ही रह गया। डोली मौसी ने अपने लिफाफे को जल्दी से नीचे किया। मेरे पिता ने गर्दन उठाई, जैसे पहली बार कुछ असली हो रहा हो। मैनेजर ने स्टेज के नीचे से ही ऊंची आवाज़ में कहा, मैडम सॉरी, लेकिन हमें अभी बात करनी होगी।
उसकी आवाज़ में वो डर नहीं था जो वो आमतौर पर हाई सोसाइटी के सामने दिखाता है। आज वो ऑफिशियल था। वरना ने अपनी मुस्कान खोदने दी कोशिश की। अरे क्या हुआ? अभी तो पार्टी मैनेजर ने उससे काट दिया। मैडम यह जरूरी है, हमें उन टीम का नोटिस मिला है और इंश्योरेंस का पेमेंट पेंडिंग है। हॉल से फुसफुसाहट हुई। इंश्योरेंस पेमेंट पेंडिंग? कुछ लोगों ने अपने फ़ोन उठाए क्योंकि पैसे की बात होती है हर किसी का फ़ोन तेज हो जाता है। वरना ने तुरंत पलट कर कहा, यह सब गलतफहमी है, सब पेमेंट हो चुका है। उसकी आवाज़ जब माइक से भी तेज थी, पर उस तेजी में घबराहट थी। मैनेजर के साथ आया आदमी आगे बढ़ा। मैडम, रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले कई महीनों से प्रीमियम नहीं जमा हुआ। वो जो मैनेज फंड आप कलेक्टर कर रहे हैं वो हॉल की कंपनी के खाते में नहीं दिख रहा। उसने फाइल खोलकर कुछ पेज दिखाए। मैं दूर से भी देख सकती थी। वही भाषा वही नंबर। भीड़ में अंकल ने चिल्लाकर कहा, लेकिन हम तो हर महीने देते हैं। एक आंटी ने कहा, मेरे पति ने तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था। किसी ने दूसरी तरफ से कहा, मैं तो वन्ना जी को कैश दिया था। एक एक आवाज़ उठने लगी। अचानक पार्टी का शोर चिंता में बदलने लगा। वन्ना ने माइक पकड़कर बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं। यह सब मैं बाद में समझा दूंगी। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात को माँ वाली आवाज़ नहीं माना, क्योंकि अब यह रिश्ते की नहीं, रिकॉर्ड की बात थी। मैनेजर ने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैडम, हमें यह भी क्लियर करना होगा कि हॉल की ओनरशिप वह रुका। जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं कि वह यह बात इस भीड़ के सामने कह रहा है। फिर उसने कहा, हॉल की ओनरशिप वन्ना जी के नाम पर नहीं है। एकदम सन्नाटा, जैसे सारे स्पीकर एक साथ बंद हो गए हैं। कुणाल ने कहा, क्या बकवासी। डोली मौसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरे पिता की आंखें फैल गई। वन्ना ने हक लाकर कहा, क्या कर रहे हो तुम? यह हॉल हमारा है। आदमी ने फाइल में से एक पेज निकाला और ऊंची आवाज़ में पढ़ा, राजमहल बैंकेट एक लोन लीगल ओनर मोंटगोमरी एंटरप्राइजेस। उसने ओनर शब्द पर जोर दिया। फिर उसने चारों तरफ देखा और वह सवाल पूछा जो इस हॉल की हवा को काट गया, क्या असली ओनर यहाँ मौजूद है? मेरे अंदर पर एक हल्की सी मुस्कान उठी, लेकिन मैंने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया, क्योंकि यही वह पल था, यही वह सीन था जो मैंने अपने दिमाग में कितनी बार रिहर्स किया था। भीड़ के बीच से नहीं, कई नज़र इधर उधर घूमने लगे। लोग एक दूसरे को देखने लगे जिससे असली मालिक कोई बड़ा आदमी होगा, कोई मंत्री, कोई बिजनेसमैन। वरना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कुणाल की पकड़ फ्लोर पर ढीली हो गई। डोली मौसी का लिफाफा कांपने लगा। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में एक अनजान सा डर था, जैसे उन्हें महसूस हो रहा हो कि ज़मीन खिसक रही है। मैनेजर की फिर पूछा, मैम, हमें पेपर्स पर साइन चाहिए अभी। वन्ना ने गला साफ किया। मैंने बेबाद अपनी शक्ति से कहा, नहीं मैडम, अभी, क्योंकि अगर आज क्लियर नहीं होता तो कल से होल सील भी हो सकता है। सील शब्द सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों के चेहरा पर गुस्सा आया। हमारी बुकिंग, हमारी बेटी की शादी, हमारा फंक्शन। अचानक वन्ना की इज्जत की दीवार पर पैसे की दरार पड़ने लगी, क्योंकि समाज में इज्जत तब तक होती है जब तक उससे फ़ायदा हो। फ़ायदा खत्म, इज्जत खत्म। वन्ना ने मेरी तरफ एक बार फिर देखा, जैसे मुझे दोष देना चाहती हो, जैसे मैं ही यह सब लेकर आई हूँ। और सच में मैं लेकर आई थी, लेकिन मेरे हाथ में कोई पोस्टर नहीं था। मेरे हाथ में सब समय था, बस समय था। मैंने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। मैं धीरे से भीड़ के किनारे की तरफ मुड़ी, उसे कॉरिडोर की दिशा में जहाँ स्टाफ ओनली लिखा था, क्योंकि अब मेरा एड्रेस वहाँ से होना था जहाँ से असली लोग आते थे। और कॉल के भीतर मेरे पीछे मैनेजर की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। ओनर ने कहा, और उस सवाल के साथ वन्ना की आवाज़ टूटती हुई सुनाई दी। मैं कॉरिडोर में कदम रख चुकी थी और मेरे दिल की धड़कन अब डर की नहीं थी। अब वह काउंट डाउन की क्योंकि जिस पल में वापस लेटूंगी, इस पार्टी में केक नहीं सच कटेगा। कॉरिडोर में कदम रखते ही शोर थोड़ा पीछे रह गया, जैसे किसी ने दरवाज़ा बंद करके दुनिया की आवाज़ कम कर दी। स्टाफ ओनली का बोर्ड मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये बोर्ड मेरे दिमाग में एक रास्ता बन चुका था। मैंने दीवार के साथ चलते हुए एक छोटा सा दरवाज़ा देखा, जिस पर कोई नाम नहीं था, बस एक साधारण सा लोग। मैंने अपनी पर्स की कार्ड निकाली। उंगलियां नहीं काँप रही थी। फिर भी मैं जानती थी
कि यही वही पल है जिसे इंसान जीत भी जाए तो भीतर को टूटता है, क्योंकि जीतने के लिए उसे अपने ही पुराने दर्द में वापस उतरना पड़ता है। कार स्वाइप हुआ, दरवाज़ा खुला और मैं अंदर आ गई। अंदर एक छोटा सा ऑफिस था, बिल्कुल साधारण। एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, एक अलमारी और दीवार पर एक घड़ी तो टिक टिक करके जैसे मुझे याद दिला रही थी कि बाहर समय मेरे लिए रुक गया है, पर मेरे लिए नहीं। टेबल पर पहले से एक फाइल रखी थी, वही फाइल जिसे मैंने हफ्तों पहले तैयार करवाया था। उसमें कागज़ ऐसे नहीं थे जैसे कोई दिखावे के लिए रखता है। उनमें मेहनत थी, तारीखें थी, मोहरें थी और सबसे ज़्यादा उनमें मेरी चुप्पी के सालों की कीमत थी। मैंने अलमारी खोली। अंदर एक हैंगर पर मेरी दूसरी साड़ी टंगी थी। रंग गहरा था, कपड़ा सादा पर सुर संपूर्ण और ब्लाउज फिटिंग वाला। यह कोई अमीर दिखने की कोशिश नहीं थी। यह बस मेरा अपना रूप था जो मैं छुपा कर रखती आई थी, ताकि जब निकलूँ तो वही दिन हो। मैंने अपना पल्लू बालों को जल्दी से ठीक किया और शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखें नहीं। आंखें अब उस लड़की की नहीं थी जो हर बार खुद को साबित करने की कोशिश में हार जाती है। आगे अब उस औरत की थी जिसने तय कर लिया था कि वह अपनी कहानी की किसी और के माइक पर नहीं, अपने सच पर बोलेगी। मैंने फाइल उठाई, फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। मेरे वकील का मैसेज, मैडम सब तैयार है, बस आप बोलिए। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब अब शब्दों में नहीं, दृश्य में होने वाला था। मैं दरवाज़ा खोलकर वापस चल उसी कॉरिडोर में आई। बाहर की आवाज़ फिर तेज हो गई। लोगों की बहस, सवाल, गुस्सा, घबराहट। यह पार्टी अब पार्टी नहीं रही थी, यह अब अदालत से पहले भी की भीड़ थी। मैंने कदम तेज नहीं किए, मैं धीरे धीरे चली, क्योंकि जो लोग सालों तक आपको जल्दी जल्दी गिराते रहे हो, उनके सामने आपको धीरे चलना होता है। धीरे चलकर आप बताते हैं कि अब आपका समय आपका है। गेट से हॉल की तरफ लौटते ही मैं देख सकते थे कि सबकी नज़र स्टेज पर टिकी है। वंदना माइक के साथ खड़ी थी, लेकिन उनकी आवाज़ अब काँप रही थी। कुणाल का फोल्डर उसके हाथ में लटका हुआ था, जैसे उसके ताकत की फाइल अब उसका बोझ बन गई हो। डोली मौसी बार बार अपने गले को छू रही थी, जैसे उनका गला सूख गया हो। मेरे पिता पहली बार बिल्कुल सीधे बैठे गए थे। उनकी आंखें अब फ़ोन में नहीं थी, उनकी आंखें इस बार मेरी तरफ थी, जैसे उन्होंने पहली बार एहसास हो रहा हो कि वह जिस बेटी को बेकार समझते रहे, उसके हाथ में अब उनकी दुनिया का दरवाज़ा है। मैनेजर ने फिर जोर से कहा, ओनर कहा है, हमें अभी क्लियरेंस चाहिए। उसका साथ वाला आदमी फाइल पकड़े खड़ा था और सिक्योरिटी वाले इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी भीड़ में छूट टूट रहे हो। कोई रिश्तेदार चिल्लाया, वन्ना जी यह क्या हो रहा है? किसी ने कहा, आपने हमसे पैसे लिए और पेमेंट नहीं दिया। एक और आवाज़ आई, हमारी शादी की बुकिंग है अगले महीने, अब क्या होगा? वन्ना ने हाथ उठाकर कहा, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उनकी शांत हो जाए में वह राज नहीं था, अब उन्हें शब्दों के नीचे सच की खटखटाहट थी। मैं भीड़ के किनारे से आगे बढ़ी। कुछ लोग ने मुझे देखा और फिर भी अपने सवालों में उलझे रहे, क्योंकि उनके लिए मैं अभी भी जिया ही थी। वह लड़की जो हमेशा चुप रहती है, पर जैसे ही मैं स्टेज के सामने पहुंची, मैनेजर की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उसके चेहरे पर एक पल को पहचान का भाव आया, फिर वह तुरंत संभल गया, क्योंकि शायद उसे भी पता था कि इस हॉल में असली मालिक कौन है, और उसने कभी सोचा नहीं था कि वह मालिक आज इसी तरह सामने आएगी। मैंने अपना पर्स एक तरफ किया, फाइल दोनों हाथों से पकड़ी और स्टेज के नीचे से ही बहुत शांत, बहुत साफ आवाज़ में कहा, मैं हूँ, बस 2 शब्द। और उन 2 शब्दों में पूरा हॉल जैसे घूम गया। कुछ लोग मेरी तरफ मुड़े, कुछ ने हंसकर सोचा होगा, यह क्या कह रही हो? कुणाल ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसके सामने हवा में थप्पड़ मार दिया हो। वन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी एक कमज़ोर सी हंसी निकालने की कोशिश की। जिया बेटा, अभी यह सब, लेकिन उनकी आवाज़ माइक में भी कमज़ोर पड़ गई। मैनेजर ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, मैम, आप? मैंने सिर हिलाया। हाँ, राजमहल बैंकेट एड लोन की लीगल ओनर। मैंने यह लाइन ऐसे नहीं कही जैसे कोई दिखावा कह रहा हो, मैंने इसे ऐसे कहा जैसे कोई डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा हो। तथ्य और बस तथ्य। भीड़ में एक साथ कई प्रतिक्रियाएं उठी। यह कैसे? यह तो किसी ने कहा, अरे यह तो वही मसाज वाली। किसी ने कहा, इसके पास इतना पैसा
कोई चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी पहले वाली हंसी को कहाँ रखे। मेरे पिता के चेहरे पर कुछ था, शर्म, डर और एक ऐसी सा असहायता जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वन्ना ने खुद को संभाल कर कहा, ये झूठ है, ये बची या तो मानसिक रूप से। उन्होंने फिर वही पुराना हथियार उठाया, लेकिन इस बार हथियार की धार कौन थी, क्योंकि अब सामने भीड़ थी और भीड़ के सामने सच कागज बनकर खड़ा था। मैंने फाइल खोली, पहला पन्ना निकाला। यह रहा कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, मंडोगर्मी एंटरप्राइजेस। मैंने पन्ना मैनेजर के सामने किया। वह आदमी जिसे ऑडिट वाला कहे या अधिकारी, उसने पन्ना हाथ में लिया, ऊपर नीचे देखा, फिर अपने फाइल से मिलाया। उसकी भौहें सख्त थी। मैम, यह मैच कर रहा है, उसने तुरंत कहा। भीड़ में एक लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। वंदना ने माइक पर तेज आवाज में कहा, यह फर्जी है। पर उनकी आवाज़ अब किसी को आदेश नहीं लग रही थी, बस एक घबराई हुई चीख लग रही थी। कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, यह नाम कहीं से भी आ गया। यह कैसे? उसने वाक्य पूरा न किया, क्योंकि उसके दिमाग में पहली बार यह बात उतर रही थी कि शायद उसने गलत इंसान को कमज़ोर समझ लिया था। मैंने दूसरा पन्ना निकाला। यह रहा बैंक ट्रांसफ़र। मैंने तारीख पढ़ी। 3 साल पहले इस हॉल की खरीद के लिए पहली किस्त, फिर दूसरी, फिर फाइनल पेमेंट। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बस नंबर बोले। नंबर अक्सर रिश्तों से ज़्यादा सच्चे होते हैं। मैनेजर ने सिर हिलाया। हाँ मैम, यही पेमेंट रिकॉर्ड में है। अब बात जिया की नहीं, रिकॉर्ड की थी। भीड़ में एक आंटी ने फुसफुसा कर कहा, मतलब यह सब वंदना जी झूठ बोल रही थी। दूसरे ने कहा, तो हमसे जो पैसा लिया। तीसरी आवाज़ आई, इंश्योरेंस का क्या? और सवालों की बारिश होने लगी। मैंने तीसरा पन्ना निकाला और इस बारे मैंने उसे सीधा वंदना की तरफ घुमा दिया। यह स्टेटमेंट देखिए। मैंने उनके नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन लाइनें पढ़ी जा सकती थी। मैंने टेंस फंड के नाम पर पैसे आए और फिर उसी दिन एक दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हुए। यह वह हिस्सा था जो मैंने महीनों से छोड़ा था। छोटी छोटी रसीदें, रिश्तेदारों के ट्रांसफ़र, केस की फ़ोटो सब। मैंने कहा, अपने पिछले 3 सालों में मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पैसे लिए। वह पैसे हॉल की कंपनी के खाते में नहीं गए, वह एक निजी खाते में गए। मैंने निजी शब्द पर जोर दिया। यह काफ़ी था। वंदना का मुंह खुला रह गया। उनकी वह डोली मशीन ने एकदम पीछे के लिया। कुणाल ने फाइल अपने हाथ से नीचे कर दी, जैसे वो अब उसे छुपाना चाहता हो। मेरे पिता ने अपनी कुर्सी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वह कुछ बोलने चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा शब्द उन्हें बचा सकता है, क्योंकि उनकी चुप्पी ने उन्हें भी अपराधी बना दिया था। वंदना ने फिर कोशिश की, जिया, यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने उन्हें बीच में नहीं काटा। मैंने बस बहुत शांत स्वर में कहा, गलतफहमी में कागज नहीं मिलते वंदना जी, गलतफहमी में रिकॉर्ड मैच नहीं होते। और फिर मैंने एक लाइन जोड़ दी, जो मैंने अपने लिए उनके लिए कही। आपने मुझे कमज़ोर समझा, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं खुद को कमज़ोर मान लूँ। यह बोलते समय मेरी आवाज़ में गुस्सा नहीं था। गुस्सा हमेशा कमज़ोर कर देता है। मेरे लिए आज ताकत जरूरी थी। भीड़ अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा जो अभी वंदना की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन्हें पुराने रिश्तों पर यकीन था। दूसरा हिस्सा जो अब मेरे कागजों पर यकीन कर रहा था, क्योंकि उनके लिए पैसा सच था। और इसी बीच मैनेजर ने उस अधिकारी से कहा, सर, अगर इंश्योरेंस नहीं जमा हुआ तो मैं कल तक। अधिकारी ने सिर हिलाया। हाँ, सीलिंग भी हो सकती है और फंड मिसयूज का केस भी बन सकता है। ऐसे शब्द सुनते ही वंदना की आंखें चौड़ी हो गई। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया। डोली मासू ने जल्दी से कहा, हम बात कर लेते हैं, यह सब पारिवारिक मामला है। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, जब जनता से पैसा लिया जाए तो पारिवारिक नहीं रहता मैडम। यहाँ तक आकर मैंने पहली बार स्टेज की तरफ देखा। माइक वंदना के हाथ में था, लेकिन माइक अब उनके लिए भारी हो चुका था। उन्होंने उसे थोड़ा नीचे किया, जैसे वह चाहती हो कोई उनकी आवाज़ न सुने। मैंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। मुझे उनकी जगह नहीं चाहिए थी, मुझे बस सच चाहिए था। मैंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, मैं आप सबसे कोई सहानुभूति लेने नहीं आई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो पैसा आपने दिया उसका हिसाब साफ हो जाए और जो झूठ आपको सुनाया गया और अब ख़त्म हो।
मैंने एक सांस ली और अपनी बात को सीधा रखा। आज से इसे हॉल के अकाउंट्स, इंश्योरेंस, स्टाफ पेमेंट सब मेरे ऑफिस के तरफ होते हैं। जिन लोगों ने फंड के नाम पर भुगतान किया है उनके लिए रिकॉर्ड या एडजस्टमेंट का प्रोफेशनली लिखित में जारी होगा। यह लाइन सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर राहत आई, क्योंकि उनकी चिंता सच में उनकी बुकिंग थी, उनके पैसे थे, उनका कार्यक्रम था। फिर मैंने वंदना की तरफ देखा और जहाँ तक मुझे मेंटली अनफिट साबित करने की कोशिश की, मैंने कुणाल को फोल्डर की तरफ इशारा किया। आप जिस कागज़ पर मुझसे साइन करवाना चाहते थे उसकी कॉपी मेरे पास पहले से है और मेरे वकील के पास भी। मैंने अपना फ़ोन हल्का सा उठाकर दिखाया। किसी ने किसी को जिंदगी पर कब्जा करने का हक नहीं खाकर झूठ के आधार पर, यह कहते हुए मैंने डोली मौसी की तरफ देखा। वह नज़र चुरा गई, क्योंकि कुछ लोग जब तक मंच पर है तब तक शेर होते हैं और जब सच सामान्य हो तो बिल्ली बन जाते हैं। मेरे पिता आखिरकार खड़े हुए। उनका चेहरा थरथरा रहा था और एक जिला ही नहीं। उन्होंने बस कहा, जिया, यह मेरे नाम का पहला ऐसा उच्चारण था जिसमें कुछ टूटने थी। मैं जानती थी अगर मैं चाहूँ तो इस पल को भावुक बना सकती हूँ, रो सकती हूँ, उन्हें माफ़ कर सकती हूँ और लोग तालियां बजा सकते हैं। लेकिन मेरी कहानी तालियों की नहीं थी, मेरी कहानी हकीकत की थी। मैंने धीरे से कहा, पापा, माँ की बेटी को कमज़ोर समझना आपकी भूल थी और इस भूल की कीमत मैंने बहुत सालों तक चुकाई है। अब और नहीं। यह कहते हुए मेरा गला भीगा, पर मेरी आवाज़ नहीं टूटी। मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ न टूटे, ताकि उन्हें समझ आई कि अब मेरे टूटने का दौर ख़त्म हो गया है। कुणाल ने अचानक गुस्से में कहा, तू यह सब कैसे कर सकती है? उसने तू पर आकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। वही चेहरा जो हमेशा मेरी पीठ पीछे था, आज सामने था। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने यह सब वही करके किया जो तुमने कभी नहीं किया। मैंने चुप रहकर काम किया और बोलकर नहीं। वह जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उस जवाब के लिए उसके पास मेहनत नहीं थी। अधिकारी ने मैनेजर से कहा, मैम के साथ फ़ोन आइडेंटिफाई करो और जो भी फंड कलेक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स निकलाओ। फिर उसने वंदना की तरफ देखा, मैडम, आपको भी जवाब देने होंगे। वंदना ने पहली बार सच में उसमें डर महसूस किया। उनके चेहरे पर अब कोई मेकअप काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखों में बस एक बात थी, मैं फंस गई। और जब कोई फंसता है तो उसे समझ आता है कि उसने जिसे कमज़ोर समझा वही उससे पकड़ा सकता है। लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग देख रहे थे, कुछ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो कुछ नहीं जानते थे। पार्टी का केक सब अब भी सामने रखा रखा था, लेकिन किसी ने उसे काटने की बातें नहीं की। मोमबत्तियाँ बुझ चुकी थी, जैसे वो भी जानती हो कि आज जश्न की पर्दाफाश हुआ है। मैंने एक बार पूरे हॉल को देखा। यह वही हॉल था जहाँ मैंने खुद को छोटा महसूस किया था। यह वही जगह थी जहाँ मुझे बेचारी कहा गया था, और आज यही जगह मेरी आवाज़ का मंच बन गई थी। बिना माइक के भी मैंने मन ही मन अपनी माँ को याद किया। अगर वह होती तो शायद मेरे सिर पर हाथ रखती या शायद बस मुस्कुरा देती। मैंने सांस ली और अपने भीतर एक वाक्य कहा, अब मैं अपनी कहानी से भागूंगी नहीं। मैंने मैनेजर को फाइल दी, यह सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, बाकी मेरे ऑफिस से आपको फुल पैकेट मिल जाएगा। फिर मैंने अधिकारी से कहा, आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए मेरे वकील सीधे कोर्टिंग करेंगे। उन्हें सीढ़ी लाया। उनकी नज़र में अब मेरे लिए वह सम्मान था जो अक्सर सिर्फ कागज़ साबित करता है, इंसान नहीं। वंदना ने अचानक बहुत धीमे से कहा, जिया, तुम घर आओ, हम बातें करेंगे। उनकी आवाज़ में पहली बार मुझसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं थी, बस बचने की कोशिश थी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, घर वही होता है जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए। आपने मुझे घर में कैदी रखा, अब आप मुझसे घर की बात मत कीजिए। मेरी आवाज़ सख्त नहीं थी, बस साफ थी। मैं भीड़ के बीच से निकलने लगी। कोई लोग रास्ता दे रहे थे, इस बार इसलिए नहीं कि दुर्घटना देखना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें समझ आ गया था कि जो लड़की वे कमज़ोर समझते थे वह अपने पैरों पर खड़ी है। कुछ लोग मुझे घूर रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह असहज था कि बेचारी जीत आए, पर कुछ लोग की आंखों में एक अलग सा भाव था, अजीब सा, समान और थोड़ा सा डर की कहीं अपनी अपनी जिंदगी में
भी कोई जिया चुपचाप तैयार तो नहीं हो रही। गेट के पास आते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे कंधे हल्के हैं। बोझ उतरा नहीं था, क्योंकि अभी कानूनी काम बाकी था। रिफंड केस, हिसाब किताब, सब पर एक बोझ उतर चुका था। अपने आप पर शक का बोझ। मैंने कार की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे से अभी भी शोर आ रहा था, पर वह शोर अब मेरे भीतर नहीं जा रहा था। कार में बैठकर मैंने फ़ोन निकाला। कैमरा रोल में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वो वीडियो क्लिप जो किसी ने मुझ पर हंसते हुए बनाई थी, और वही वीडियो उनके सच के खिलाफ सबूत बन सकती थी। मैंने एक पल के लिए अपनी उंगलियों को रोका। फिर मैंने अपने वकील को मैसेज किया। वो अड़े यही था। अब कहानी अगला मोड़ लोगी, और यह मोड़ सिर्फ बदले का नहीं होगा, यह मोड़ न्याय का होगा, और सबसे ज़रूरी यह मोड़ मेरी खुद की शांति का होगा। और अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा मैं तुम्हें सीधे आंखों में देखकर कहना चाहती हूँ, जैसे मैं किसी एक इंसान से नहीं, उन सब से बात कर रही हूँ जो सालों से चुप है। अगर तुम्हें कभी किसी ने कमजोर कहकर तुम्हारे फैसले छीनने की कोशिश की है, अगर तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें इमोशनल कहकर तुम्हारे दर्द को मजाक बनाया है, अगर तुम्हें कभी यह महसूस कराया गया है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो एक बात याद रखना, तुम जितना चुप हो उतना कमजोर नहीं हो। चुप्पी कभी कभी तैयार होती हो, और तैयारी जब सच के साथ मिल जाती है तो सबसे बड़े नकाब गिरते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।